We are going to discuss about the essay structure of your textual analysis. Keep one thing in your mind. There are two steps of essay writing. Number one is all about making notes. आपने notes बनाने हैं. क्या बनाने बेटा? Notes. उन notes में आपके पास 5 चीजें बिल्कुल perfect होनी चाहिए. Number one is all about your big answer, जिसको हम representation कहते हैं. ठीक है. नंबर 2 इज योर टेक्निकल कोड्स में सबसे पहले कैमरा आ गया, साउंड, एडिट, मिज़न सीन. ठीक है. तो ऑटोमेटिकली होता क्या है इसके अंदर, ये आपके इस तरह से पहले नोट्स आ जाएंगे. क्या आ जाएंगे? सबसे पहले आपके नोट्स आ जाएंगे. अच्छा, अब उन नोट्स के बाद जो सबसे पहली चीज़ जो आपने डेवलप करनी है पैराग्राफ स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि आपने सबसे पहली स्क्रीनिंग हुई, आपने बिग आंसर के रिप्रेजेंटेशन के एलिमेंट्स कवर अप किए, कैमरा, साउंड, एडिट के और मिज़न सीन के एलिमेंट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए. ठीक है. फिर आपने क्या करना है बॉस, आपने उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है. आपने पैराग्राफ स्ट्रक्चर डेवलप करना है, पैराग्राफ को डेवलप करना है. सही है. सबसे पहले हमारे पास पैरा नंबर 1 आ जाता है. ठीक है. इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? नंबर 1 इज ऑल अबाउट, सबसे पहले आप इंट्रो ऑफ मीडिया टेक्स्ट की बात करोगे, यानी कि मीडिया टेक्स्ट को आपने इंट्रोड्यूस करना है. दिस मीडिया टेक्स्ट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम XYZ सीरीज, प्ले, शो, जो भी है. ठीक है. डायरेक्टेड बाय, दूसरी चीज़ जो आपने इसमें मेंशन करनी है वो आपने उसके साथ ही उसका डायरेक्टर नेम भी मेंशन करना है, और वो डायरेक्टर नेम आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा कि दिस मीडिया टेक्स्ट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस और डायरेक्टेड बाय XYZ. ठीक है. देन सेकंड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, आपने कोर आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन और नैरेटिव डिस्कस करना है कि ये पूरा जो नैरेटिव है ये किस चीज के अंदर आगे पीछे घूमता है. कोर आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन और नैरेटिव, यानी कि लेट्स सपोज रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास, जेंडर, एथनिसिटी, एज, क्या चीज रिप्रेजेंट हो रही है, और नैरेटिव, लेट्स सपोज आपने ऐसे लिखा, द नैरेटिव रोटेट्स अराउंड अ स्टोरी ऑफ अ बॉय, नैरेटिव रोटेट्स अराउंड अ स्टोरी ऑफ अ बॉय, and the core representation rotates around the representation of childhood XYZ, जिसी की भी आप बात कर सकते हो. क्लियर हो गई बात. आपने जो ये बिग आंसर किया होगा ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका, अगेन इसमें से बिग आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जिस चीज़ में से एक्सट्रैक्ट आउट करना है इसको. ठीक है. फिर आप आगे बढ़े. सही है. अब आप आगे बढ़े. ठीक है. नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, बहुत सिंपल सी बात है. फिर आ गया आपका पैराग्राफ 2. अब ये जो पैरा 2 है, ये पैरा 2 किसके साथ लिंक्ड है बेटा? पैरा नंबर 2. इट इज लिंक विद व्हाट? इट इज लिंक विद द स्टुअर्ट हॉल. स्टुअर्ट हॉल. ठीक है. अब ये स्टुअर्ट हॉल वाला पैराग्राफ है. ठीक है. अब स्टुअर्ट हॉल का जो पैराग्राफ होता है वो लिंक होता है किसके साथ बेटा? रेफर टू द नैरेटिव. आपने इसको नैरेटिव के साथ लिंक करना होता है. अब आपने देखना होता है नैरेटिव सपोर्ट कर रहा है डोमिनेंट आइडियोलॉजी को, सपोर्ट द डोमिनेंट आइडियोलॉजी, और अपोज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी. सही है. अब देखो, अब आप बोलोगे इसको किस तरह से स्टुअर्ट हॉल की थ्योरी को डेवलप करते हैं, कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू द स्टुअर्ट हॉल थ्योरी ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, मीडिया प्रोड्यूसर्स यूज्ड टू इनकोड द मीडिया टेक्स्ट एंड दे इनफोर्स द ऑडियंस टू डिकोड इनटू द प्रेफर्ड कोड. And sometimes they support the dominant ideology, sometimes they oppose the dominant ideology. In this extract, the director supports the dominant ideology of class and status, like capitalism. The director supports the dominant ideology of patriarchy. The director हाँ? इसके बाद
इसी के बाद लिखेंगे ना, मैं वही तो फॉर्मेट बता रहा हूँ. सपोज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी ऑफ एथनोसेंट्रिक आइडियाज. सही है. इट डोमिनेंट द नैरेटिव सपोर्ट्स द डोमिनेंट आइडियोलॉजी ऑफ एजिज्म, रेसिज्म. एम आई राइट? यू नीड टू राइट लाइक दिस. समझ आई? मैंने आपको पूरा एक स्ट्रक्चर बता दिया. इसमें आपने स्टुअर्ट हॉल की थ्योरी के बाद सिर्फ ये बताना है कि नैरेटिव डोमिनेंट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है या अपोज करता है. सिंपल है. ठीक है. फिर आपके पास आगे आते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ. पैरा नंबर 3. सही है. पैरा नंबर 3 जो है एक्चुअली बेस करता है फर्डिनेंड की थ्योरी के ऊपर ऑफ सेमियोटिक्स. अब सेमियोटिक्स किसे कहते हैं मेरा बेटा? सेमियोटिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स को. किसको करते हैं बेटा? स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स को. ठीक है. अब देखो मेरी बात सुनो. आपका इसका प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले तो आपने स्क्रीनिंग के दौरान ही एक चीज निकाल लेनी है, फर्डिनेंड थ्योरी ऑफ. सही है. सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई दी साइन एंड सिंबल. कोई साइन और सिंबल को आइडेंटिफाई करना है. एंड देन व्हाट यू नीड टू डू, आपको डेवलप कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग. आपने क्या करने हैं? कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग एक्सट्रैक्ट आउट करने. कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग क्या होते हैं बेटा? कि उस कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग का मतलब ये होता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में उस चीज के मीनिंग क्या हो रहे हैं. लेट्स सपोज आपने ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग आइडेंटिफाई की कोई नेम प्लेट, कोई नेम प्लेट आइडेंटिफाई कर ली, कोई गाड़ी की नंबर प्लेट आइडेंटिफाई कर ली. एग्जैक्टली. आपने आइडेंटिफाई कर ली. आपने उसकी मीनिंग एक्सट्रैक्ट आउट करनी है. मीनिंग क्या है? लेट्स सपोज नंबर प्लेट पे क्या लिखा हुआ होगा? नंबर प्लेट पे उस एरिया का नाम लिखा हुआ होगा. लाइक कैलिफोर्निया की नंबर प्लेट है, यानी कि ये सिचुएशन कहाँ पे हो रहा है? सीन कैलिफोर्निया के अंदर हो रहा है. गॉट इट? सो इट मीन्स यू नीड टू डेवलप अ कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग आउट ऑफ इट. यानी कि आपने उस चीज के कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग को एक्सट्रैक्ट आउट करना ही करना है. यू नीड टू बिल्ड अ कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग आउट ऑफ इट. ठीक है. तो फर्डिनेंड की थ्योरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग आपने कोई साइन और सिंबल अपने पास लिख लेना है. अब देखो थ्योरीज को कवर अप करने के लिए ना बेटा, मैं आपको अभी मैं एक और चीज समझाता हूं. देखो मैं अभी तीसरी थ्योरी समझाऊंगा, फिर मैं आगे लेके चलता हूं, इस चीज को समझाता हूं. देखें पैरा नंबर 4 सही है. पैरा नंबर 4 किस चीज के साथ लिंक होता है समझते हैं. पैरा नंबर 4 इज लिंक विथ व्हाट? आपकी रोलैंड बार्थ्स की थ्योरी के साथ. रोलैंड बार्थ्स की थ्योरी के साथ. कौन सी थ्योरी थी रोलैंड बार्थ्स की? थ्योरी ऑफ डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन. ये आप एक्चुअली कॉन्टेक्सचुअल पर्पस के लिए डालते हो ये वाली थ्योरी को, कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपको डेनोटेशन और कॉनोटेशन का पूरा बैकग्राउंड पता है. अब इस थ्योरी के अंदर आपने क्या करना होगा? यू नीड टू टॉक अबाउट टेक्निकल कोड्स. टेक्निकल कोड्स क्या होते हैं? कैमरा, साउंड, एडिट, मिजन सीन. और ये क्या मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं? क्रिएशन ऑफ मीनिंग. यानी कि अब ये कुछ चीजें मीनिंग क्रिएट कर रही होंगी. समझ रहे हो मेरी बात? लेट्स सपोज आपने कहा अब ये थ्योरी कैसे लिखी जाएगी. पहले मैं फर्डिनेंड की थ्योरी बताता हूं किस तरह से लिखी जाएगी, फिर मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा. अब आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द फर्डिनेंड थ्योरी ऑफ सेमियोटिक्स, every sign and symbol having two levels of the meaning, that is signifier and signified. In this extract there are some signs of XYZ, कोई भी signs हैं, and these signs create a contextual meanings of XYZ. समझ में आई बात? तो इस तरह से आपका पूरा ये वाला पैराग्राफ डेवलप हो जाएगा. फिर आप लिखोगे according to the Roland Barthes theory of denotation and connotations, the technical codes in the media text are develop some connotations. सही है. इन दिस एक्सट्रैक्ट देर आर सम टेक्निकल कोड्स लाइक कैमरा का बता दिया, साउंड का बता दिया, एडिट का बता दिया, एंड दीज टेक्निकल कोड्स डेवलप सम कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग ऑफ दिस 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 दिस. इस तरह से आपने इस थ्योरी को क्रिएशन ऑफ मीनिंग, ये टेक्निकल कोड्स मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं ना. ये क्रिएशन ऑफ मीनिंग का मतलब क्या हुआ? कॉनोटेशंस क्रिएट करते हैं ना ये.
ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर आपने अपने पैराग्राफ करने हैं कौन से वाले, आपने अगर प्रिपेयर करने हैं अपने पैराग्राफ्स, थ्योरीज वाले पैराग्राफ्स करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले स्टुअर्ट हॉल वाली थ्योरी के लिए आपके पास होना चाहिए क्या? नैरेटिव की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नैरेटिव को समझना है, नैरेटिव एंड डोमिनेंट आइडियोलॉजी, कि आपके पास डोमिनेंट आइडियोलॉजी का आइडिया होना चाहिए कि ये डोमिनेंट आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही है या अपोज कर रही है। फिर सेमियोटिक्स वाली थ्योरी के लिए, फर्डिनेंड्स वाली जो थ्योरी है, उसके लिए आपने कोई ना कोई साइन और सिंबल आइडेंटिफाई करना है। ये सब आप अपनी स्क्रीनिंग के दौरान कर रहे होंगे। फिर आपके पास जो डेनोटेशन और कैनोटेशन वाली थ्योरी है, डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन, इसके लिए आपने कुछ टेक्निकल कोड्स को आइडेंटिफाई करना है जिसके कोई ना कोई मीनिंग्स एक्सट्रैक्ट आउट होते हो। समझ रहे हैं मेरी बात? सही है। तो इस तरह से आपकी थ्योरीज का आइडिया डेवलप हो जाएगा, थ्योरीज वाले पैराग्राफ कंप्लीट हो गए। सही है। अच्छा, अब आपके जब थ्योरीज वाले पैराग्राफ कंप्लीट हो गए तो अब आपने कहानी को आगे बढ़ाना है, अपने टेक्सचुअल एनालिसिस को आगे बढ़ाना है। ठीक है। अब जब आप टेक्सचुअल एनालिसिस को आगे बढ़ाने जाओगे, ठीक है, तो अब आपके जो पैराग्राफ नंबर 5 आएगा, कौन सा आएगा? पैराग्राफ नंबर 5। पैरा नंबर 5, 6, 7, 8। ठीक है। ये सारे पैराग्राफ्स, ये क्या है बेटा? ये आपके नैरेटिव बेस्ड पैराग्राफ्स हैं। क्या है बेटा? कहानी के हिसाब से पैराग्राफ बढ़ते रहेगा आगे। ठीक है। अब मैं बता रहा हूं ना। ठीक है। अब आपने नैरेटिव बेस्ड पैराग्राफ में आप स्टार्ट कैसे करते हो? अब देखो, मैं क्या हमेशा कहता हूं, मैं कहता हूं कि डिवाइड योर पैराग्राफ एज पर द सीन। डिवाइड योर पैराग्राफ ठीक है, यानी कि पैराग्राफ सीन, पैरा इज इक्वल्स टू सीन, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हर पैराग्राफ का एक सीन आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अब देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। इसके अंदर आपने क्या करना होता है, आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई द मैक्सिमम टेक्निकल कोड्स। आइडेंटिफाई द मैक्सिमम नैरेटिव बेस्ड पैराग्राफ है ना बेटा, नैरेटिव बेस्ड पैराग्राफ है। ठीक है। सबसे पहले आपने मैक्सिमम टेक्निकल कोड्स आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक है। अब जो आपने मैक्सिमम टेक्निकल कोड्स आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद आपने क्या करना पड़ेगा? उनकी डेवलप दी कॉनोटेशंस, आपने उसकी कॉनोटेशंस बिल्ड करनी है। ठीक है। कॉनोटेशंस का मतलब क्या होता है कि उसकी मीनिंग क्या हो रही है। उस कॉनोटेशन के साथ आपने लिंक करना होगा किसको? रिप्रेजेंटेशन को। उस रिप्रेजेंटेशन के बाद आप जक्सअपोजिशन को लिंक करोगे। इनिशियल पैराग्राफ में जक्सअपोजिशन नहीं आती, आगे वाले पैराग्राफ में जक्सअपोजिशन आती है, क्योंकि पहले तो आप एक नैरेटिव बिल्ड करोगे ना। लेट्स सपोज आपने क्लास आइडेंटिटीज की, अपर क्लास की आइडेंटिटी डेवलप कर ली। सबसे पहले आपने क्या की? अपर क्लास की आइडेंटिटी डेवलप कर ली। ठीक है। अब जब आपकी अपर क्लास की आइडेंटिटी डेवलप हो गई तो फिर आप आगे जाके किसी लोअर क्लास की रिप्रेजेंटेशन डिफाइन करोगे, तो बोलोगे दिस क्रिएट अ जक्सअपोजिशन विद द अपर क्लास, दिस क्रिएट अ जक्सअपोजिशन विद द अपर क्लास। ठीक है। अच्छा, अब जरा मैं आपको बताता हूं आगे। लेट्स सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सही है, फर्स्ट सीन है। अब मैं आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूं, इससे आप लोगों को सीन्स को लिखना आसान हो जाएगा। कंसंट्रेट कीजिएगा। कहानी स्टार्ट होगी कैमरा ओपन्स अप से। किससे स्टार्ट होगी बेटा? पैराग्राफ से स्टार्ट होगा, कैमरा ओपन्स अप। कैमरा ओपन्स अप विथ XYZ शॉट। कोई भी शॉट हो सकता है, सही है, एम आई राइट? लेट्स सपोज आपने कहा मास्टर शॉट विथ
पैन मूवमेंट या कुछ भी हो सकता है। समझ में आई बात? कोई भी आपने शॉट बताया, द कैमरा ओपन्स अप विद XYZ शॉट। फिर क्या होता है, फिर आप बताओगे आगे नेक्स्ट स्टेप पे व्हाट इट शोज। इट शोज अ मेंशन विद, कुछ भी हो सकता है, व्हाट इट शोज। अब आप जब आप व्हाट इट शोज की बात करोगे तो ऑटोमेटिकली आप मेजन सीन की बात कर लोगे ऑटोमेटिक इसके साथ। ऐसा ही है, जो कुछ उस शॉट में दिखा रहे हैं आप उसकी बात कर लोगे। देन आप बताओगे एनी साउंड, लेट्स सपोज कोई एम्बिएंट साउंड आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, आप उसकी बात करोगे। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, इट वॉज सपोर्टेड बाय दैट XYZ साउंड। कोई पर्टिकुलर कट लग रहा है, एडिट का कोई पार्ट है। एडिट का पार्ट कैसे हो सकता है, जैसे मैं बताता हूँ, कोई कट हो सकता है, कैमरा कट टू द क्लोज अप शॉट या कुछ भी शॉट हो सकता है। सही है, कट हो सकता है, कैमरे में शॉट रिवर्स शॉट हो सकता है, यानी कि एक बंदे की तरफ कैमरा था, वापस दूसरे के पास जाके फिर वापस उसकी तरफ आया। सही है, आई लाइन मैच हो सकती है। ठीक है, ये तमाम चीजें एडिट के एस्पेक्ट्स में आती हैं। सही है, आपने बताना है इसके बाद, फिर आपने क्या बताना है, आपने ये सब चीजें आपने टेक्निकल कोड्स की बता दी। फिर आपने क्या बताना है, वाई द डायरेक्टर शोज दिस, यानी कि ये तमाम चीजों को डायरेक्टर ने क्यों दिखाया। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अब ये जो शोज दिस वाली बात है, इससे एक तो रिप्रेजेंटेशन समझ में आती है। सही है, और दूसरा आप क्या बनाओगे, रिप्रेजेंटेशन और कॉनोटेशंस बिल्डअप करोगे कि ये तमाम चीजें अपर क्लास को रिप्रेजेंट करती हैं या लोअर क्लास को रिप्रेजेंट करती हैं या किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। जी जी, आ सकती हैं। तो अब क्या होता है, वाई द डायरेक्टर शोज दिस का मतलब है कि रिप्रेजेंटेशन और कॉनोटेशंस क्या थी इसके हवाले से। फिर मैं अगर आगे नेक्स्ट सीन की तरफ जाता हूं तो सेकंड सीन के अंदर कहानी थोड़ी सी चेंज होगी। सेकंड सीन के अंदर मैं यूज करूंगा द कैमरा कट टू द, कैमरा कट टू द, या फिर मैं बोलूंगा ट्रांजिशन की बात करूंगा। कोई ट्रांजिशन होगी, लेट्स सपोज डिसॉल्व की ट्रांजिशन है, द सीन डिसॉल्व्स इनटू, एम आई राइट, कोई डिसॉल्व की ट्रांजिशन है, कोई फेड इन की ट्रांजिशन है या फेड आउट की ट्रांजिशन है। ठीक है, अगेन अब वही क्या होगा, द कैमरा कट टू द की बात आ गई। सही है, मैंने बताया अब जो कैमरा कट टू द लो एंगल शॉट या हाई एंगल शॉट या किसी भी चीज के अंदर, यानी कि किस चीज के अंदर कैमरा कट हुआ है, हमने इस चीज की बात की। ठीक है, आपका कैमरा कट हो गया। सही है, अब फिर अगेन व्हाट इट शोज, व्हाट इट शोज। सही है, एग्जैक्टली। फिर साउंड का एलिमेंट, कोई एम्बियंट साउंड आ रहा है, कोई फॉली आ रहा है, एम्बियंट आ सकता है, फॉली आ सकता है, बैकग्राउंड म्यूजिक आ सकता है। ठीक है बॉस, कुछ भी इस तरह का साउंड आ सकता है। फिर आपका कोई म्यूजिकल स्कोर भी हो सकता है। ठीक है, फिर आपका एडिट का कोई एलिमेंट है तो आपने वो बताया। फिर इसके बाद आपने बताना है कि व्हाई इट शोज। सही है, यानी कि डायरेक्टर इसको क्यों दिखा रहा है। ठीक है, फिर आपने इसकी कॉनोटेशंस की बात की कि इनके मीनिंग क्या थे इन तमाम टेक्निकल कोड्स के। फिर आपने उस कॉनोटेशंस को लिंक किया रिप्रेजेंटेशन के साथ। लेट सपोज इससे पहले वाले सीन में लोअर क्लास को दिखाया गया था, इसमें अपर क्लास को दिखाया गया। जब अगर आप अपर क्लास को दिखा दिया गया तो जक्सटापोजिशन क्रिएट हो जाएगी कि आपने उसके अंदर बताया कि भाई पहले तो अपर क्लास को दिखाया गया था, अब लोअर क्लास को दिखाया गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो क्या हुआ, डायरेक्टर ने जक्सटापोजिशन क्रिएट कर ली। इस तरह से आपके फर्दर सीन्स आगे बढ़ते रहेंगे। याद रखिएगा, आपकी टेक्सचर एनालिसिस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मैं उनको सीक्वेंस वाइज लिख देता हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहली चीज रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, दूसरी चीज उसमें जक्सटापोजिशन होनी चाहिए, हर चीज के अंदर जक्सटापोजिशन, अगर पूरे ओवरऑल टेक्सचर एनालिसिस की बात कर रहा हूं। सही है, फिर तीसरी चीज होनी चाहिए, टेक्निकल कोड्स के बारे में बात होनी चाहिए कि कौन सा कैमरा था, क्या चीज थी,
कौन सा कैमरा शॉर्ट से, बल्कि कैमरा कौन सा था ये छोड़ दें, ठीक है। लीस्ट इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है जिसको आप लोग सबसे ज्यादा फोकस करते हो, दैट इज नैरेटिव। आप लोग कहानी सुनाते हो यार, डायरेक्टर को, एग्जामिनर को नैरेटिव पता है, कहानी पता है आपके टेक्सचुअल एनालिसिस की, व्हाई यू आर शेयरिंग इट अगेन अगेन? नैरेटिव की मीनिंग बताना है, एग्जैक्टली। नैरेटिव की मीनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर नैरेटिव इटसेल्फ। के डायरेक्टर आप बता रहे हो, कैरेक्टर आया कैमरे पूरे आधा एक एक पेज भर देते हो इस चीज के ऊपर, भाई बता रहे हो तो कि क्या हो रहा है, डायरेक्टर को पता है क्या हो रहा है। तो ये एक एक्चुअली मैंने आप लोगों को एक पूरा एक स्ट्रक्चर समझाया है कि हाउ टू राइट अ कंप्लीट आंसर, ठीक है।